गुड मॉर्निंग नेहल। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट में स्टार्ट करूँ। हाँ भाई, अभी ये टॉपिक देखना था, इंटरनेशनल रेगुलेशन है क्या क्या अपने पास ना। शुभ कल सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ऑडिट के। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरनेशनल रेगुलेशन की बात करी गई है। ठीक है, अब टॉपिक हमारा ये चल रहा है कि भाई जो ऑडिट होती है, उस ऑडिट को करने के लिए जो भी नियम हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो बनाता कौन है। ठीक है, तो अभी हमको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ये कि भाई आपके जो ऑडिट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में कौन बना रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक बॉडी के बारे में हमको समझाया है, वो देख लो। ग्लोबल लेवल पे एक बॉडी जो काम करती है, बेसिकली इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है, मेजर सभी कंट्रीज में आज के टाइम पे जो स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इवन हमारे जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हों, चाहे भी हमारे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हो, वो आईफैक ही बनाती है। ठीक है, अब आईफैक जो बॉडी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इसके अंडर दो बॉडीज आती हैं। एक है आईएएसबीए और एक है आईएएसबी। ठीक है, आईएएसबीए का काम है कोड ऑफ एथिक्स बनाना। आईएएसबी का काम है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो आईएएएसबी ये काम कर रही है, इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है। तो ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारी ऑडिटिंग को लेकर के स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, वो कौन बना रहा है? वो आईएएसबी बना रही है। ठीक है, अब आईएएसबी ने अब इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज, इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, यहाँ पे दो तरीके के स्टैंडर्ड्स इश्यू कर रखे हैं। एक आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, और एक आपके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो तरीके के स्टैंडर्ड हम लोगों के इश्यू कर रखे हैं, जिसमें से मेजर हम लोगों का जो फोकस पॉइंट रहेगा, वो ये रहेगा आईएस है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, एक बॉडी है आईफैक जो ये काम करती है। थोड़ा सा डिटेल में इन लोगों ने बताया कि भाई अकाउंटेंसी प्रोफेशन की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटिंग के प्रोफेशन को ग्लोबली रेगुलेट करती है by ensuring minimum requirement for accountancy qualification, post qualification experience, guidance on accounting and assurance for accountants around the world. There will be greater public confidence in the profession as a whole. तो अकाउंटिंग को लेकर के अ, ये काम कर रही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करती है कि भाई अकाउंटिंग को लेकर के पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंटिंग को लेकर के गाइडेंस और अश्योरेंस ये अराउंड द वर्ल्ड प्रोवाइड करती है, ताकि हमारे प्रोफेशन में एज अ होल पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे सभी कंट्रीज जनरली जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, वो सभी स्टैंडर्ड्स आईफैक के ही दिए हुए हैं। अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स तो आपने अकाउंट्स में पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स अभी तक? यस सर। ठीक है, क्यों आपने भी पढ़े नहीं पढ़े अभी तक अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स? पढ़े हैं सर। हाँ,
ये जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, और अब जो हम हमारी बुक में ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं, वो सभी स्टैंडर्ड्स को फ्रेम जो किया है वो किसने किया है? ये बॉडी ने किया है। अच्छा, ये एक ग्लोबल बॉडी है। ठीक है, ग्लोबल बॉडी की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी इच्छा से मेंबर बनती हैं। ठीक है, आप उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। ठीक है, अपनी इच्छा से मेजर कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, वो आईफैक की मेंबर्स हैं। इंडिया भी वन ऑफ दी मेंबर्स है, यूएस है, यूके है। यूके में भी और भी जो भी कंट्रीज हैं वो सब। ठीक है, अब इंटरनेशनल स्टैंडिंग और ऑडिटिंग पे हम लोगों का फोकस रहेगा। एक सब्सिडरी बॉडी है आईफैक की, आईएएसबी। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना, डेवलप करना। करंटली आपके पास 37, कितने बेटा, 37 आईएसए हैं। दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, 37 तो आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट है, और दो इंटरनेशनल क्वालिटी के ऊपर बनाए हुए हैं। ठीक है ना, जिन जो कि सारे के सारे अभी एग्जामिनेबल है भी नहीं। ठीक है, कुछ इन लोगों ने यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको इसी की वेबसाइट पे दिए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, आईएसए के खुद के मेजर फीचर्स क्या हैं, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि क्या हमको आईएसए फॉलो करना मैंडेटरी होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आईएएस फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, ये गाइडेंस है। ठीक है, आईएएस से प्रोफेशनल गाइडेंस दैट द ऑडिटर मस्ट फॉलो टू इंश्योर ईच ऑडिट इज परफॉर्म कंसिस्टेंटली एंड टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। आईएएस से लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात ये। अब वो मैंडेटरी कब हो जाता है? अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट हो जाएगी। देखो, बहुत फर्क पड़ता है ना कि आप कौन सी कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हो। आप इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, यूएस में कर रहे हो, दुबई में कर रहे हो। तो देखना पड़ेगा कि वहां के देश का कानून क्या है। अगर वहां के देश के कानून में स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपल्शन कर दिया है, तो फिर वो मैंडेटरी है। अदरवाइज दे प्रोफेशनल गाइडेंस, इनको फॉलो करना जरूरी है, लेकिन हर जगह पे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप अपनी अपनी एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं विवेक से, कि भाई हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो क्या हम हमारे विवेक से काम करेंगे नहीं करेंगे, हमारे माइंड से काम करेंगे नहीं करेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से। तो वो जरूरी है अप्लाई करना। ठीक है, जहां पर स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स बेसिकली हम लोग को एक रास्ता दिखा देते हैं कि अभी इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा काम अच्छे से होगा। लेकिन अगर उस रास्ते पे चल के हम अपने ऑडिट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो हम उस रास्ते से अलग जाके भी कोई काम कर सकते हैं। बट हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि इस प्रोफेशनल गाइडेंस को हम यहाँ पे फॉलो करें। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्लियर यहाँ पे है ना? सो यस सर। इसलिए इसलिए इन्होंने वर्ड यहाँ पे इसको प्रोफेशनल गाइडेंस की तरह लिखा है कि ऑडिटर को फॉलो करना जरूरी है, और मस्ट फॉलो टू इंश्योर टू ऑडिट इज परफॉर्म कंसिस्टेंटली एंड रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। तो आपके ऑडिट में कंसिस्टेंसी आए, एक जैसा काम आप कर पाए, एक स्टैंडर्ड पे आप कम काम कर पाए, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी यहाँ पे आप मेंटेन कर पाए, तो ये जरूरी है। इस वजह से यहाँ पे आईए से फॉलो करना सही रहता है। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके देश में अलग कानून बनाया गया है, किसी अलग तरह की गाइडेंस है ऑडिट करने के लिए, तो वो गाइडेंस आपको फॉलो करना है, वो लॉ आपको फॉलो करना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया इट इज ओनली दी स्टैंडर्ड्स विच हैव बीन डेवलप्ड बाय अ बॉडी विच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, विच इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो आप कोई भी इंटरनेशनल लॉ भी इस तरीके से काम नहीं करता कि वो हम पे इस तरीके से बाइंडिंग हो जाएगा। अगर हमने हमारे देश में कुछ नया कानून बनाया हुआ है, कुछ सेपरेट कानून बनाया हुआ है जो इससे इनकंसिस्टेंट है, तो फिर वो लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है भाई, आगे समझ में आप पे बात, यस और नो? यस सर। नेयर शुभ क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो ये बात कह रहे हैं कि आईए से रिटर्न है इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो, आईएसए को जो लिखा गया, आईएसए को जो फॉर्म किया गया है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए फॉर्म किया गया है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी तरह की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब कोई भी हिस्टोरिकल डेटा की अगर आप ऑडिट करते हो, तो ऑडिट ऑफ अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
मतलब जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का पार्ट है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले से रिकॉर्ड करी जाती है, अगर आप उसकी ऑडिट करते हो तो आईएसए को यूज में लिया जा सकता है। तो लिखा तो हमने इसको इन दी कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट अगर आप कोई हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हो तो यहाँ पे इनको यूज में लिया जा सकता है। आईएसए मस्ट है अप्लाई करना सभी केसेस में, बट इन एक्सेप्शनल केसेस जहां पे ऑडिटर को लगता है कि मुझे आईएसए की जगह दूसरा कुछ करके देखना पड़ेगा जिसको वो जस्टिफाई कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप आईएसए से एक जो है वो डिपार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आईएसए फॉलो करना जरूरी होता है। आईएसए में बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एंड रिक्वायर्ड फॉलोड बाय एप्लीकेशन अदर एक्सप्लेनेटरी टू एड द ऑडिटर ऑन हाउ टू फॉलो द रिक्वायरमेंट। तो देखो आईएसए है क्या, वो बेसिक प्रिंसिपल है, इसके अलावा जो आपकी आईफैक्ट जो बॉडी है, आईएएसबी जो बॉडी है, यहाँ पर वो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल और गाइडेंस टाइम टाइम पे देती रहती है ताकि दुनिया में जितने भी ऑडिटर्स काम कर रहे हैं उनको आईएसए के हिसाब से काम करने में थोड़ी सी मदद हो, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, आया ना। सो दीज आर दी मेन फीचर्स ऑफ द आईएसए, ठीक है। प्रोफेशनल गाइडेंस है लेकिन फॉलो करना आपके लिए जरूरी है लगभग, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, रिटर्न है कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट आप इनको दूसरी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट में भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। सभी केसेस में आपको यूज करना जरूरी है, इन एक्सेप्शनल केसेस आप इनको इनसे डिपार्ट कर सकते हो, आप इनसे अलग जाके कुछ कर सकते हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसके लिए जो हमारा बोर्ड है इनको अप्लाई करने के लिए एक्सप्लेनेटरी मटेरियल और गाइडेंस यहाँ पर देता रहता है कि कैसे आप इनको अप्लाई करेंगे। आया भाई समझ में, क्लियर है, सिंपल सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ बहुत इन डेप्थ है नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए। और बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या जो आपको पढ़ना है ऑडिट करने के लिए, कहाँ है वो, किसने बनाए, क्या किया है, ये सब बात है। ठीक है भाई, नेयल शुभ समझ में आ रहा है यहाँ तक। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इनका आईएएस डेवलप होते कैसे हैं, तो बेसिकली ये उनके बोर्ड की वर्किंग है जो थोड़ी बहुत इन लोगों ने समझाई है। तो होता क्या है कि आईएएस इशू करने का एक लेंथी सा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये लोग एक ड्राफ्ट बना लेते हैं, ड्राफ्ट चीज का मतलब होता है जो फाइनल नहीं है, विच इज अ रफ कंसेप्ट बेसिकली। तो इन लोगों ने आफ्टर डिस्कशन ये लोग एक ड्राफ्ट बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक कमेंट से आप लोग इनवाइट करते हैं, इन कमेंट्स को रिव्यू करने के बाद में, ठीक है, फिर वो आईएएसबी के 2/3 मेंबर्स की अप्रूवल से यहां पे आईएसए फोर्स में आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि भाई होगा क्या, आईएएसबी का जो बोर्ड है वो एक पहले ड्राफ्ट अप्रूव करेगा, ठीक है। ड्राफ्ट विच इज नॉट फाइनल, ड्राफ्ट वर्ड का मतलब हो गया विच इज नॉट फाइनल। तो आईएएसबी का जो बोर्ड है एक ड्राफ्ट अप्रूवल करेगा, इस ड्राफ्ट के ऊपर क्या होगा, आप आम जनता से, पब्लिक से कमेंट्स इनवाइट करेंगे। फिर उन कमेंट्स को रिव्यू करने के बाद जो आपका ड्राफ्ट है बेटा वो क्या होगा, इस ड्राफ्ट में हमको रिवीजन करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे आईएएस बोर्ड भी है उसका 2/3 मेंबर के अप्रूवल के साथ यहाँ पे जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट हैं ये क्या हो जाते हैं, फोर्स में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एक सिंपल सा प्रोसीजर, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई आईएसए और आपके यहाँ के बीच में जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके और इसके बीच में क्या फर्क है, उनके और इनके बीच में कैसे, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, आईफेक है क्या बेसिकली, इन्होंने बोला कि भाई आईफेक एक बेसिकली एक बॉडी है ऑफ अकाउंटिंग बॉडीज, ठीक है, ऑफ वेरियस कंट्रीज। तो बहुत सारे अलग अलग देशों की अकाउंटिंग बॉडीज हैं बेटा, ठीक है। इन सारी अकाउंटिंग बॉडीज जो इतने ग्रुप करके ग्रुप बनाया, जैसे इंडिया की अपनी अकाउंटिंग बॉडी है, यूके की अपनी अकाउंटिंग बॉडी है, यूएस की अपनी अकाउंटिंग बॉडी है,
पाकिस्तान हो गया, और भी जैसे दो अलग अलग कंट्रीज हैं, सबकी अपनी अकाउंटिंग बॉडीज हैं। इन अकाउंटिंग बॉडीज ने अपना एक ग्रुप बनाया जो बेसिकली आईफैक है। ठीक है। अब लेकिन हमारी कंट्री में देखो, ऑडिट कैसे होगी ये आईफैक डिसाइड नहीं कर देगा। आप एक ग्रुप का पार्ट हो, हमारी कंट्री भी आईफैक का पार्ट है, लेकिन आईफैक डिसाइड नहीं कर देगा कि हमारी कंट्री में कैसे अकाउंटिंग होगी या कैसे ऑडिटिंग होगी। लेकिन भाई आईफैक को बनाया इस पर्पज के लिए है कि भाई दुनिया में सभी कंट्रीज में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को लेकर के कंसिस्टेंसी आए, स्टैंडर्ड सेट हो। तो इस वजह से आईफैक क्या करती है, आईफैक ने तो एक कॉमन वो बना दिया। अब जो ग्रुप कंट्रीज हैं इसकी, उन ग्रुप कंट्रीज को क्या करना होता है, उन ग्रुप कंट्रीज को बेसिकली गाइडेंस मिल जाती है कि अच्छा ये अकाउंटिंग इस तरीके से होगी और ऑडिटिंग इस तरीके से होगी। तो वो जो भी इन लोगों ने आईएसए बनाए हैं, उन आईएसए के बेसिस पर जो हमारी नेशनल बॉडीज होती है ना, जो हमारे यहाँ की कंट्री की बॉडीज हैं, वो इन आईएसए के बेसिस पर अपने हिसाब से अपनी कंट्री को देखते हुए इसके अंदर थोड़ा बहुत जो भी उनको अमेंड करना होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ये क्या करते हैं, इस अमेंडेड स्टैंडर्ड्स को हमारी कंट्री में इन्फोर्स में लेकर के आ जाते हैं। ठीक है भाई। जो आईएसए है, जो आईएएस भी है, उसको नहीं पता कि भाई आपकी कंट्री की जरूरतें क्या है। तो उन्होंने तो एक स्टैंडर्ड वो दे दिया कि भैया ये चीज देख लो ऐसे होती है, इसको ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब आपकी कंट्री की जो अकाउंटिंग बॉडी है, ऑडिटिंग बॉडी है, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है हमारी कंट्री की जरूरत को देखते हुए, तो आप वो चेंज करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? हाँ है ना? यस सर। है ना, हर कंट्री को अपनी जरूरत होती है, जैसे मैंने बोला ना, हर कंट्री को अपनी जरूरत है यहाँ पे ऑडिटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। सब अपने अपने करते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि भाई आईफैक ने बना दिया, एक बेस बना दिया, उसको लेकर के आप अपनी कंट्री में जाओ और उसके बेसिस पर जो भी आपको अमेंडमेंट अपनी कंट्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट रखता है वो आप लिख सकते हैं, आफ्टर मॉडिफाइंग देम टू सूट द नेशनल नीड इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि भाई हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारी कंट्री का लोकल जो स्टैंडर्ड है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो एज अ प्रैक्टिशनर आप कौन सा स्टैंडर्ड कंसीडर करोगे, इंटरनेशनल करोगे या फिर आपका नेशनल स्टैंडर्ड करोगे, कौन सा करोगे? इसको नाम दे देते हैं एनएसए, इसको नाम दे देते हैं आईएसए। तो अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे बेटा हम यहाँ पे, ये बताओ, सोचो, एमएसए। दिमाग लगाओ। सोचो तो सही, आप इंडिया में रह के अगर ऑडिट कर रहे हो, यूके तो अभी बाद में जाना, पहले अभी इंडिया में आ जाओ, इंडिया में रह रहे हो, तो अगर आपके इंडिया में आप ऑडिट कर रहे हो और आपके सामने दो स्टैंडर्ड हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और एक आपकी कंट्री का खुद का डेवलप किया स्टैंडर्ड है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको कौन सा जरूरी है फॉलो करना, वो जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है या वो जो आपकी कंट्री में बनाया गया है? मैं जो कंट्री में कंट्री बनाया में जो गया है। बनाया है। जो कंट्री में बनाया गया, बिकॉज वी आर नॉट बाउंड बाय दी देयर रूल्स। हम हमारी कंट्री में बनाए गए रूल से बाउंड है, जो हमारी सरकारों ने नियम बनाए हैं उससे बाउंड है। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, हम उससे बाउंड नहीं है। ठीक है। तो ये सिर्फ गाइडेंस है, लेकिन जब हमारे नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल जो बॉडी है उसने अगर कुछ बना दिया, दिस बिकम द लॉ, फिर वो काम जरूरी होता है, उस तरीके से ही होगा वो। ठीक है। अब वापस यूके चल जाते हैं, यूके में इन लोगों ने क्या कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ। यूके के अंदर यहाँ पे जो बॉडी है वो बेसिकली एफआरसी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल कहते हैं, नेशनल रेगुलेटर है जिसका काम अकाउंटिंग प्रोफेशन को देखना है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यू आर बिकमिंग एसीसीए, वहाँ की बॉडी है तो किस तरीके से वो काम करती है, वहाँ के लोकल रेगुलेशंस क्या है, कौन ये काम करता है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो वहां पर जो अकाउंटिंग के लिए बॉडी रिस्पॉन्सिबल है ओवरसी करने के लिए कैसे हमारी कंट्री में, वो एफआरसी है। ठीक है। अब एफआरसी के दो डिवीजन है बेटा, एक डिवीजन उसका ऑडिट एंड एक्चुरियल रेगुलेशन डिवीजन है। ठीक है। ऑडिट एंड एक्चुरियल रेगुलेशन डिवीजन।
तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है बेसिकली उसका एक डिवीजन है, अलग से उसका एक पार्ट है, उसका एक डिपार्टमेंट आप बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसका काम ये बेसिकली वहां पे यूके के अंदर यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना और वहां के अकाउंटेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, क्या मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का? ऐसी एंटिटीज जिसमें पब्लिक का लार्जर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अब जैसे इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम रिलायंस को क्या बोलते हैं, किस तरह की कंपनी है? इज इट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? जल्दी बताओ क्या है ये, मैंने ही लिख दिया वैसे तो। पता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में क्या फर्क होता है? क्या वो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? शुभ, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ। शुभ, पता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? यस सर। क्या फर्क होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में? जल्दी बताओ भाई, क्या फर्क क्या होता है? एक मिनट, वो नेहल शायद से डिस्कनेक्ट हो गई, उसको वापस कनेक्ट करने दो। नेहल, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मैं ये पूछ रहा था कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, क्या फर्क होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज से? दिस वाज माय क्वेश्चन। नहीं पता आप लोगों को? जल्दी बताओ भाई, नहीं पता क्या? तो चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये फर्क होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स लिमिटेड होते हैं, एक लिमिट हम लोगों ने सेट कर रखा है, उससे ज्यादा आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं हो सकते। ये अभी के लिए बेसिक डिफरेंस बस इतना है। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? ये सुनो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से आप कंसीडर कर लो कि भाई जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं या जो पब्लिक एंटिटीज होती है, इंटरेस्ट एंटिटीज होती है, उनके अंदर लार्जर इंटरेस्ट पब्लिक का होता है। मतलब बहुत सारे हजारों लाखों लोगों का पैसा उन एंटिटीज में इन्वॉल्व होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इन एंटिटीज, ये कुछ प्राइवेट एंटिटीज नहीं है। ठीक है, इनमें देश के लाखों लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो यूके के अंदर ऐसी एंटिटीज जो कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं, इन एंटिटीज की ऑडिट जो होती है, ठीक है, उन ऑडिट की मॉनिटरिंग, ऑडिट करती नहीं है,
आईएएसबी खुद से सिर्फ मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, ऑडिट तो कौन करेगा? ऑडिट तो आप ही करोगे। आप हो भाई ऑडिटर, वंस यू विल बिकम द एसीसी, यू आर विल एलिजिबल टू डू द ऑडिट्स ऑफ द फर्म्स इन यूके। तो यूके के अंदर आपके पास ये अधिकार आ जाएगा कि भाई हम वहां के एंटिटीज को ऑडिट करें, तो ऑडिट तो आप करोगे। लेकिन जब आप एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की ऑडिट करोगे ना बेटा, ठीक है, तो ऑडिट जब आप करोगे तो इस ऑडिट को मॉनिटर कौन करेगा? इस ऑडिट को मॉनिटर हमारी जो है वो आईएएसबी करेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई यहाँ पे? यस और नो? है ना? यस सर। ठीक है, तो आईएएसबी का काम सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना नहीं है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, उसके लिए गाइडेंस देना, इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की जो ऑडिट होती है उसको मॉनिटर करना, एंड ओवरसाइट एंड रेगुलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडीज। इसके अलावा तीन काम इन लोगों को दिए हैं। एक तो देखो बेटा क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड्स यहाँ पे जारी करेंगे कि भाई ऑडिट होगी कैसे। पहला काम तो इनका ये हो गया, ठीक है, कि भाई आप जो है ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड डेवलप करो। दूसरा काम, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं, ठीक है, इनकी जो ऑडिट हो रही है उसको मॉनिटर करो। और तीसरा काम, जो हमारे ऑडिटर्स की रिकॉग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी होगी, उस बॉडी को भी आप यहां पर क्या करोगे? रेगुलेट करोगे। उस बॉडी को भी आप देखोगे, उस बॉडी का भी सुपरविजन और रेगुलेशन करोगे। तो इन्होंने बोला है कि यूके के अंदर बेसिकली जो आपकी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस एसोसिएशन को भी रेगुलेट कौन करती है? वहां की जो आई एएएसपी है, वो वहां पर क्या करती है? यहाँ पे उसको रेगुलेट करती है। ठीक है भाई, काम समझ में आया? इनके तीनों के अलग अलग तीन काम मेजर इन लोगों ने यहाँ पे बताए। आगे पढ़े इसको। यस सर। शुभ, समझ में आ रहा है पढ़ा रहा हूँ लोग अभी? Yes, sir. ठीक है, द ऑडिट एंड अश्योरेंस टीम विद द ऑडिट डिवीजन टेक द आईएसए एज इशूड बाय द आईएएसबी एंड मॉडिफाई देम फॉर यूके यूज। ठीक है, अब ये आपका ऑडिट डिवीजन है इनका, उसका काम है बेसिकली आईएएसबी का कि भाई वो आईएएस से जो भी इशू है उनको अकॉर्डिंगली वो वहां से मॉडिफाई करते हैं। इनकी जो ऑडिट एंड अश्योरेंस टीम है उन लोगों ने एथिकल स्टैंडर्ड्स भी बना रखे हैं, अदर देन आपके पास यूके के अंदर सिर्फ ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स नहीं है फॉलो करने के लिए, आपके पास एथिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटा स्टैंडर्ड दो अलग अलग तरीके के हो गए, एक आपके ऐसे हैं, ठीक है, जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, एक आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो दो तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको ऑडिट करते वक्त फॉलो करने होते हैं। और आपकी जो ये टीम है वहां पे यूके के अंदर, ऑडिट एंड अश्योरेंस टीम, जो वहां के एफआरसी का पार्ट है, डिवीजन है, दोनों तरीके के स्टैंडर्ड्स वहां पे डेवलप किए हैं। The safeguards within the ethical standard are either the same those required by the international ethics standards for accountants, international, for prefer more comprehensive. For example, partner rotation rules in the UK are stringent than those required by the IASB। अब इन्होंने क्या बोला है कि यूके के अंदर जो जनरली स्टैंडर्ड्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि आईफैक्ट ने इन्हें बनाया है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, मतलब हमने किया तो क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ही अपने देश में लागू कर दिया है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से उसको हमने थोड़ा सा क्या कर लिया है? मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब जो ये हमारी ऑडिट एंड अश्योरेंस की टीम है, मैंने आपको बताया कि भाई ए एंड एटी जो टीम है, जो जिसके तीन अलग अलग काम है, ठीक है ना, इसके अंदर एक और इनका डिवीजन है जो कि AQR है, ऑडिट क्वालिटी रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पर तीन काम थे बेसिकली, मैंने आपको बताया भाई क्या काम थे। एक तो स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, एक जो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं उनकी ऑडिट को मॉनिटर करना। ठीक है ना, उनकी ऑडिट को आपको मॉनिटर करना है। तो ये ऑडिट को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने एक टीम बना रखी है जिसको ऑडिट क्वालिटी रिव्यू टीम कहते हैं। ये ऑडिट क्वालिटी रिव्यू टीम बेसिकली जो भी ऑडिट फर्म्स अपना काम करती है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज को ऑडिट करने के लिए उसको मॉनिटर
करती है। ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी ये कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो इनकी ये जो आपकी जो ये ऑडिट एंड अश्योरेंस टीम है, बेसिकली उसके अंडर AQR आता है, वो ये काम करती है। तो अगर मैं हायरार्की बनाऊंगा तो हायरार्की क्या बनेगी भाई? सबसे पहले क्या आ गया हायरार्की में? सबसे ऊपर आ गया FRC, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल के अंडर आपका ऑडिट एंड अश्योरेंस टीम आ गई, है ना? एक सेकंड। ठीक है, ऑडिट एंड एक्चुअल रेगुलेशन डिवीजन आ गया। तो सबसे आपकी हायरार्की क्या बनेगी? FRC आ गई, FRC के अंदर आपका ये ऑडिट एंड एक्चुरियल डिवीजन आ गया। इस डिवीजन के अंदर आपकी ऑडिट क्वालिटी रिव्यू, जो भी इनका डिपार्टमेंट है, वो आ गया। तो इसको स्पेसिफिकली ये काम करने के लिए बनाया है कि भाई वो जो ऑडिट्स हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये आपको? यस। ठीक है, AQR जो है वो बेसिकली ऑडिट क्वालिटी रिव्यू टीम जो है वो मॉनिटर करती है यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिट फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज इन द टीम। The AQR perform inspection of audit files to ensure firms of audit। तो करते क्या है बेसिकली, उनकी ऑडिट फाइल्स का इंस्पेक्शन करते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू व्यू ऑन दी। तो अगर आप इस तरह की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देखना चाहते हो तो FRC की वेबसाइट पे जाकर के आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यूके के अंदर ये जो प्रोफेशन है प्राइमरी सेल्फ रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें कम है, फिर भी ये है। अच्छा, इन्होंने ये चीज बताई है कि एक रीसेंट डेवलपमेंट अपने यूके के अंदर इन लोगों ने बताया। इन्होंने बताया कि जो ये FRC टीम है इनकी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, उनके काम करने के लिए थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो उन्होंने अभी यूके के अंदर ये FRC टीम की को खत्म करके ये लोग एक नया अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं, ऑडिटिंग रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस अथॉरिटी। मतलब FRC को खत्म करके, इंडिया में भी हम रिफॉर्म्स आते रहते हैं ना। अच्छा, पहले हम लोगों के यहाँ पे भी 5 ईयर प्लानिंग कमीशन होता था, अभी हमने उसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया। ऐसे रिफॉर्म्स आते हैं, तो यूके के अंदर भी वो लोग रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई जो FRC है वो बेसिकली अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो धीरे धीरे उसको खत्म करके उन लोगों ने अपनी एक अलग से अथॉरिटी बना दी है जो यही काम करेगी, बट अथॉरिटी अलग होगी, ऑडिट रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस अथॉरिटी। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पर? यस और नो? यस सर। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि भाई FRC के अंदर अब जो लोग हैं जिस तरीके से उसको चला रहे हैं वो सही तरीका नहीं है, और वो जिनको रेगुलेट करना उनको है, जिनको मॉनिटर करना उनसे बहुत ज्यादा करीबी हो गए हैं, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जो ARG अथॉरिटी इन लोगों ने बनाई है वो ज्यादा प्रोएक्टिव होगी। ठीक है, ऐसी फर्म्स के अगेंस्ट में जो प्रोफेशन की रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? यस। शुभ, समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ या ना? कोई डाउट इसमें अभी तक? Yes, sir. ठीक है। अब लास्ट में आ जाते हैं आपकी प्रोफेशनल बॉडीज के लिए। अब जैसे ACC आपकी प्रोफेशनल बॉडी है, इसका क्या रोल है, ये क्या काम करती है? तो प्रोफेशनल बॉडीज प्रमोट क्वालिटी विद इन। तो प्रोफेशनल बॉडीज का एक मेजर ये काम है कि वो विद इन प्रोफेशन क्वालिटी को प्रमोट करने का काम करती है। कैसे करती है? ठीक है, तो ऑडिटिंग के प्रोफेशन में क्वालिटी को प्रमोट करना ये एक मेजर काम प्रोफेशनल बॉडीज का होता है। जैसे आपकी ACC हो गई, ICAW हो गई, इंडिया की ICI हो गई। लेकिन वो ये काम कैसे करते हैं? वो ये काम करते हैं क्वालिफिकेशन दे करके। आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपको अभी यस और नो, हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली वी आर ACC और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो रिग्योरस क्वालिफिकेशन दे करके टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटेंट सर्विस। तो रिग्योरस क्वालिफिकेशन दे करके अपने मेंबर्स को सपोर्ट करके कि भाई वो हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और एथिकल वैल्यूज डेमोस्ट्रेट कर सकें। और इवन सरकारों को, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज कौन प्रोवाइड करता है? हमारी प्रोफेशनल बॉडीज करती है। इंडिया में भी जब इन सब चीजों को, अकाउंटिंग को लेकर के, ऑडिटिंग को लेकर के कोई राय चाहिए होती है,
तो हमारी भारत सरकार किसके पास जाएगी? हमारी प्रोफेशनल बॉडी के पास जाएगी, आईसीआई के पास जाएगी। ऐसे यूके के अंदर जब उनकी गवर्नमेंट को चाहिए होगा कोई गाइडेंस, तो वो किसके पास जाएगी? वो एसीसी के पास जाएगी। इस तरीके से जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो हमारी प्रोफेशन में क्वालिटी प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. इस बॉडी की मेंबरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डेमोस्ट्रेट करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मतलब आपने जो नॉलेज पढ़ी है वो सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए कि भाई पढ़ लिया। आपने जो नॉलेज अक्वायर करी है उस नॉलेज को जब आप डेमोस्ट्रेट करने के लिए डेमोस्ट्रेट करके दिखा देंगे, ठीक है, तभी आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बनेंगे। इसके अलावा एक एथिकल असेसमेंट टेस्ट भी आपको पूरा करना होता है। और आपकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको दिखाने पड़ते हैं, अप टू डेट आपको रहना पड़ता है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे ताकि आप हर समय प्रोफेशनल मैनर में काम कर सकें। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब एक बड़ी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको ये लगता है कि अगर कि आप जो है वो काम सही से नहीं करोगे तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने काम सही से नहीं किया, यू हैव नॉट एक्टेड इन अ प्रोफेशनल मैनर, ठीक है, आपके लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, अगर जो जरूरी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करते, आप नेग्लिजेंट होते हो, तो आपकी प्रोफेशनल बॉडी आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। क्या एक्शन ले सकती है? आपको फाइन किया जा सकता है, ठीक है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, या इवन आपकी मेंबरशिप विड्रॉ करने के लिए आपसे बोला जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? और अगर Yes, अगर आप sir. किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हो तो हो सकता है कि फिर सरकार अकॉर्डिंगली आपके अगेंस्ट में, वैसे भी तो आपकी एसोसिएशन तो आपके लिए अगेंस्ट में ये सारे एक्शन ले ही सकती है। ठीक है, बहुत बड़ा कोई काम कर दिया तो इसी से बाहर भी निकाल देंगे, या हो सकता है फाइन लगा के छोड़ दें, या एक लिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपका अपना काम प्रोफेशनल मैनर में करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए काम। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. शुभ, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। कल अगर पढ़ के आओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पढ़ के नहीं आओगे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है भाई? Yes, Yes, sir. sir. चलो क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पर। Sir, हाँ। sir, previous recordings भेज दीजिएगा. क्या? Previous recordings भेज दीजिएगा. हाँ, वो रिकॉर्डिंग यार अपलोड करनी है एक्चुअली, वो मेरी बात नहीं हो पा रही मोहिनी मैम से, आज मैं करके रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ, है ना? Yes, sir. Sir, और टाइम चेंज हो सकता है क्या? टाइम अभी कर देंगे, जून से कर देंगे चेंज थोड़ा। Okay, sir. Thank you.